नमस्कार, टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जनसंख्या वितरण एवं प्रवास। एक पार्ट कंप्लीट हो गया था, आज दूसरा पार्ट है। हमने इससे पहले पढ़ा था जनसंख्या वितरण के बारे में जाना, फिर जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण के मध्य क्या अंतर होता है उसके बारे में पढ़ा। जो विश्व में असमान जनसंख्या वितरण है उसके बारे में और उसके जो प्रतिरूप है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आज पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है विश्वव्यापी कारक। इसमें पहली है अवस्थिति कि वो देश कहाँ स्थित है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे ही प्रवास और अप्रवास होते हैं। दूसरी है जलवायु दशा, कैसी वहाँ की क्लाइमेट वहाँ का कैसा है। फिर धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई। प्रादेशिक कारक में है भूमि की बनावट, वो पहाड़ीय है, मरुस्थलीय है, मैदानीय है। जलापूर्ति, वहाँ की नदियाँ हैं या नहरें हैं या सूखा पड़ता है। फिर मिट्टियाँ उपजाऊ है या बंजर है। वनस्पति, कितने जंगल हैं। खनिज, शक्ति संसाधन, ये सभी कैसे हैं प्रादेशिक कारक। भूमि की बनावट, जल आपूर्ति, मिट्टियाँ, वनस्पति, खनिज, शक्ति संसाधन। सांस्कृतिक कारकों में आर्थिक अवस्था, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक, परिवहन और व्यापार, ये सभी कैसे हैं सांस्कृतिक कारक, जिसमें आर्थिक अवस्था जरूरी है, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक, परिवहन और व्यापार, ये सभी कैसे हैं सांस्कृतिक कारक। समसामयिक कारकों में देखेंगे जो वर्तमान स्थिति पर प्रभावित होते हैं। वातावरण के अनुसार अनुकूलन, पारस्परिक निर्भरता, धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धर्म को समसामयिक कारक माना गया है। सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचना, जितनी भी सामाजिक परंपराएं हैं, नीतियां हैं, या जो भी अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो नियम है वो सब क्या है सामाजिक मान्यताएं हैं। सामाजिक संरचना, ये सब कैसे है समसामयिक कारक इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा विश्वव्यापी कारक है या प्रादेशिक कारक है। मिलान में पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कारक नहीं है। पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं। विश्वव्यापी कारकों में अवस्थिति, जलवायु दशा, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई, ये सभी विश्वव्यापी कारक है। प्रदेश के कारकों में है भूमि की बनावट, जल आपूर्ति, मिट्टियाँ, वनस्पति, खनिज, शक्ति संसाधन। सांस्कृतिक कारक है आर्थिक अवस्था, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक, परिवहन और व्यापार। समसामयिक कारकों में है वातावरण के अनुकूलन, मतलब वहाँ की परिस्थितियाँ क्या रहने लायक है या नहीं है। पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश वर्तमान स्थिति से देखें तो सर्वाधिक भारत में है, फिर चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। इसमें एशिया के आप देख सकते हैं भारत, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश दोस्तों और पाकिस्तान, 5 देश हैं। मतलब टॉप 10 कंट्रीज है जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाली, उसमें से 5 एशिया महाद्वीप में है। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब पूरे विश्व का कितना है घनत्व, 47 व्यक्ति पर किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व के अनुसार महाद्वीपों का क्रम, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया का है 146, फिर यूरोप का है 73 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, अफ्रीका 44, उत्तरी अमेरिका 22, दक्षिण अमेरिका 21, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया 5। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। जो यूरोप है घनत्व के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, लेकिन घनत्व के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार महाद्वीपों का क्रम, तो पहले एशिया और दूसरे पे यूरोप आएगा। जबकि जनसंख्या के अनुसार पहले एशिया आएगा, फिर अफ्रीका आएगा और बाद में यूरोप आएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों ही लगभग दोनों का घनत्व बराबर है। कोई सा भी क्रम पहले या बाद में आ सकता है, दोनों ही समान है। ऑस्ट्रेलिया या ओनेशिया का जो प्रति किलोमीटर व्यक्तियों का घनत्व है वो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, केवल मात्र और मात्र 5। ये सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया या ओनेशिया का। एशिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से अधिक है। 100 से प्लस वाला केवल एकमात्र महाद्वीप है, वो कौन सा है, एशिया। पुनः दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशिया के बाद यूरोप आता है जनसंख्या घनत्व में। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओनेशिया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो जनसंख्या घनत्व है लगभग बराबर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मोनाको। मोनाको की जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 26,153 प्रति व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। मतलब पर वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, 26,153। मकाओ दूसरे नंबर पर है, फिर है सिंगापुर, हांगकांग, बहरीन, मालदीव, माल्टा और बांग्लादेश। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देश है ग्रीनलैंड, मंगोलिया, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच गुयाना, आइसलैंड, सूरीनाम और लीबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो मोनाको है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, और ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है राजनीतिक दृष्टि से? ये आता है डेनमार्क के। कितना है वहाँ का? 0.14। वहाँ का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 0.14। फिर है मंगोलिया, फिर नामीबिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कितना है? 5। फ्रेंच गुयाना, आइसलैंड, सूरीनाम और लीबिया। जनसंख्या प्रवास अपना दूसरा टॉपिक है, जनसंख्या प्रवास, पॉपुलेशन माइग्रेशन। पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मानव वर्गों का प्रवास होता रहता है। इसे हम जनसंख्या का स्थानांतरण भी कहते हैं। मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मानव का गमन क्या कहलाता है? जनसंख्या प्रवास या जनसंख्या स्थानांतरण। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशील जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता रही है। प्राचीन काल से ही दोस्तों जो मानव है वो एक दूसरी जगह स्थानांतरण करते रहे हैं। आज जब गतिशीलता की अधिक अवसर उपलब्ध है, मतलब आज कितने उपलब्ध हैं? वैश्वीकरण के कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाके रह सकता है, बस सकता है, वहाँ की नागरिकता ले सकता है, तो स्थानांतरण के भी उतने ही ऑप्शन खुले हुए हैं। इसलिए आज जब गतिशीलता की अधिक अवसर उपलब्ध है तो स्थानांतरण मानव इच्छा का कारण बनता जा रहा है। प्रवास दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रवास, उत्प्रवास वह होता है, उत्प्रवास स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं। मतलब ये गांव है और यहाँ से कोई आदमी शहर में जा रहा है, तो जो उत्प्रवास कहाँ से हो रहा है? गांव से। मतलब जो उत्प्रवास हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? गांव से। और जा कहाँ रहे हैं दोस्तों? जा रहे हैं वो शहर में। तो जो अप्रवास है वो कहाँ हो रहा है दोस्तों? शहर में। अप्रवास कहाँ हो रहा है? शहर में। और उत्प्रवास कहाँ हो रहा है दोस्तों? उत्प्रवास हो रहा है गांव से। मतलब जहाँ से जा रहे हैं वो उत्प्रवास है, और जहाँ रह रहे हैं या जहाँ जाके बस रहे हैं वो आप्रवास है। स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं, जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में जो गमन हुआ है वो उत्प्रवास कहलाता है। अप्रवास क्या है? अप्रवास, अप्रवास की प्रक्रिया जिसे जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों से मनुष्य का अप्रवास होता है। जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए। यूएसए में प्रवास ज़्यादा हो रहा है, और कहाँ से लोग जा रहे हैं? ब्रिटेन से, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से आदि से। क्या है वो? जो लोग हैं वो अधिकतर यूरोप कंट्री से ही जाते हैं। ये है अप्रवास। मानव प्रवास के पक्ष। प्रत्येक जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कितने होते हैं? 5 पक्ष, जिनमें विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी प्रवास पर विचार किया जाता है। पहला है देश पक्ष। निम्न में से ये निम्न इसमें यह विचार किया जाता है कि पहला है देश विचार। इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र में कहाँ को प्रवास करती है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास, ये स्थानीय प्रवास प्रमुख है। ये सभी देश पक्ष के हिस्से हैं। काल पक्ष, इसमें दीर्घकालीन प्रवास, समसामयिक प्रवास, दैनिक प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है। या क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है या आज का ही है, मतलब वो काल पक्ष में आता है। कारण पक्ष, इसमें जनसंख्या प्रवास के कारणों पर विचार किया जाता है। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारण आदि क्या है? कारण पक्ष। संख्या पक्ष, प्रवासियों के संख्या पक्ष, इस बात का विचार किया जाता है कि देश से बाहर जाने वाले प्रवासियों या उत्प्रवासियों की जनता और बाहरी देशों से आने वाले अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है। स्थिरता पक्ष, ऐसे प्रवास जिसमें प्रवासी जनता नए देशों में जाके स्थायी प्रकार से बस जाते हैं। अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि यूरोपीय लोग स्थायी प्रकार से वहां बस गए हैं। यह है स्थिरता पक्ष। प्रवास के प्रकार। प्रवास मुख्यतः एक देश या एक द्वीप से दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। इस आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से हुआ है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है यूरोपीय प्रवास। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में प्रवास अधिक रहा है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो उत्तरी पश्चिम भाग में कौन कौन है?
जैसे फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या जो आयरलैंड है, यहाँ से लोग क्या हैं, पूरे ही विश्व में पूरे ही विश्व में फैले हैं। और जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पे इन लोगों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में लोग दूसरे देशों में प्रवास अधिक रहा है। इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्ग से होते हुए 12वीं से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लग गए। यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी तथा जीवन स्तर गिरने के दबाव के कारण यहाँ से विश्व के अन्य ज्ञात देशों की ओर प्रवास करने लगे। यूरोप के पश्चिमी भाग में समुद्री तट पर स्थित देशों में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, एशिया, कहाँ कहाँ गए हैं दोस्तों, अफ्रीका, एशिया, अमेरिकी महाद्वीप में के देशों में प्रवासित हो गए। अपनी उच्च तकनीकी के उपयोग से वहां जाकर इन लोगों ने संसाधनों का अति तीव्र गति से दोहन किया। इसमें भी जो यूरोपीय प्रवास है, इसके भी दो पार्ट है। पहला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की समुद्री तटीय उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ सुगमता से जाया जा सकता था, वहां पे ये लोग जाके स्थायी निवास करने लगे, यहाँ रहने लगे। दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यह दोस्तों 30 से 35 डिग्री के आसपास। यह जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल थी, जिसके कारण इन क्षेत्रों में ये लोग स्थायी रूप से जाकर बस गए। इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी यूरोपीय लोगों के आगमन के पूर्व बहुत विरल थी, मतलब विरल का मतलब बहुत कम थी। अतः इन्हें यहाँ जाकर स्थायी रूप से रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि जो जलवायु थी इनके अनुकूल ही थी। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शीतोष्ण कटिबंधों में स्थित देशों में ये लोगों की संख्या अधिकतम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो जलवायु है वो यूरोप के ही समान है। इसलिए जहाँ भी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में क्या है, जो भी शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र है, वहाँ पे यूरोप के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो जलवायु है वो इसके अनुकूल पाई जाती है। दूसरा है एशियाई देशों में प्रवास। मानव शास्त्रियों का मत है कि मानव जाति की उत्पत्ति मध्य एशिया की पाक से हुई है। 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत, जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों में प्रवासित हो गए और वहां स्थायी रूप से रहने लगे, क्योंकि उस समय पड़ोसी देशों की संख्या बहुत कम थी। चीन से बहुत लोग 20वीं शताब्दी से के पहले एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देशों में मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी बोलते हैं इसको, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार आदि विरल संख्या वाले देशों में जाके बस गए। इसके अलावा चीनी लोग अमेरिका, अफ्रीका देशों में भी जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। जापान एक छोटा देश होने के कारण यहाँ प्रारंभ से ही जनसंख्या दबाव अधिक रहा है। अतः यहाँ के जापानी लोग 1800 से 1900 के मध्य हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया आदि देशों में प्रवासन कर गए। दूसरा है अंतर्देशीय प्रवास। वह प्रवास जो एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवासन को आंतरिक प्रवासन कहते हैं। अंतर इसमें भी पहला है अंतर प्रांतीय। देश में विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवासन होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के कई लोग दिल्ली आकर बस गए, राजस्थान से बहुत लोग महाराष्ट्र, गुजरात आदि जाकर बस गए। इसे क्या बोलते हैं, अंतर प्रांतीय प्रवास, मतलब दो प्रांतों के बीच। स्थानीय प्रवास का मतलब है, स्थानीय प्रवासन में लोग स्थानांतरण देश में एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता रहता है। ग्रामीण लोग शहर में मजदूरी के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए रहते हैं। इसको ये किसका प्रकार है, ये स्थानीय प्रवास का। और जो अंतर प्रांतीय प्रवास है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य का या एक प्रांत से दूसरे प्रांत का। स्थानीय प्रवासन में एक ग्राम से नगर की ओर या नगर से ग्रामीणों की ओर हो सकता है। नगरों से मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं इन्हें आकर्षित करती है। अब है प्रवास के सिद्धांत। पहला है रेविस्टिन का सिद्धांत। प्रवास का इसको प्रवास का सिद्धांत बोलते हैं। प्रवास का सिद्धांत किसने दिया, रेविस्टिन ने दिया था। दूसरा है रायली, रायली ने दिया गुरुत्व मॉडल। अपन ये भी याद रख सकते हैं कि रायली मतलब रेत, रेत क्या होती है, मतलब उड़ती है और फिर वापस नीचे किसके कारण आ जाती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसलिए रायली गुरुत्व मॉडल, मतलब रेत के जो कण हैं वो किसके कारण जमीन पे आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसलिए रायली क्या है, गुरुत्व मॉडल। इसका जो वास्तविक अर्थ है ये था कि जो लोग हैं वो सुविधाओं के या विकास की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब जैसे गुरुत्वाकर्षण किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार जो लोग हैं सुविधाओं के अनुसार आकर्षित होते हैं, इसलिए गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जेके जी
न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, मतलब जहाँ कम प्रयास में ही सफलता मिल जाए या कम मेहनत में ही बहुत कुछ मिल जाए, वहाँ पे लोग ज़्यादा आकर्षण होता है। जेके जीप मतलब जेके जीप, जेके सीमेंट मतलब तोड़ी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो जेके सीमेंट है, तोड़ी चिपकाने पर ही क्या है, अच्छी पकड़ बना लेती है। तो जेके जीप न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। स्टॉपर अंतराली सिद्धांत, स्टॉप का मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, स्टॉप रोक दो। रोक दो का मतलब क्या है, अंतर आ जाएगा। तो स्टॉपर से अंतरालीय गति सिद्धांत। जेलेंस्की क्या है, गतिशीलता संक्रमण मॉडल। गतिशीलता का मतलब है, मतलब लगातार प्रवास होता रहना। जेलेंस्की गतिशीलता संक्रमण मॉडल। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, विश्व प्रवासन रिपोर्ट।